हेलो स्टूडेंट। तो देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स। उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए वहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अपने थ्योरेटिकल पार्ट की ओर मूव करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल पार्ट है। हाँ, उसमें हम लोग लॉ पढ़ेंगे, दैट इज हेनरीज लॉ। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी से देख लो। आपने देखा है तो अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखा है तो बुरी बात, क्यों नहीं देखा। अब उसमें आप लोग एक्सक्यूजेज देना शुरू करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे सामने नहीं हो, वरना लगा के देता। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको 3 तरह के सोल्यूशन पढ़ने हैं। एक सॉलिड इन लिक्विड, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक गैस इन लिक्विड, हाँ उसमें हेनरीज लॉ है। सबसे डिटेल में हमको पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, मतलब पहला पार्ट है सोल्यूशन का, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, सॉलिड इन लिक्विड। सोचिए कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड क्या हो, सोल्यूट हो, और लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो। एग्जाम्पल विच वी कैन टेक इज सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। ठीक, अब यहाँ पे फैक्टर्स आप लोग हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स साथ में करो, टाइम बचाना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हेडिंग डाल दो फटाक से, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड साथ में लिखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, बराबर आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा समझ में तो आप लोग व्हाट्सएप पे बताना हमको, फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम आपको वहीं पे। नेचर ऑफ सॉलिड में क्या है आपको इसमें याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल, दो तरह के हमारे पास सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। मतलब इसके बेसिस बता रहे हैं। तो पोलर सॉल्यूट जो होंगे, या पोलर सॉलिड बोल लें, बिकॉज सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है। पोलर सॉलिड किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। लाइक पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक, वहीं अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉलिड की, कैसा, नॉन पोलर सॉलिड। तो नॉन पोलर सॉलिड हमारा डिजॉल्व्स इन, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल लो, या फिर हम इनको ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सो ऑन। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो, जैसे आप देखो सॉल्ट NaCl, वो वाटर में बहुत ही आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वो बेंजीन में या CCl4 में डिजॉल्व नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक सल्फर, फास्फोरस, तो ये सारे वाटर में आसानी से डिजॉल्व नहीं होते हैं, कम होता है या ना के बराबर होता है। इसमें वो आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला फैक्टर। मूव करते हैं अपने सेकेंड फैक्टर पे। सो द सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर, प्रेशर। सो आपको पता है, आपने बचपन से सीखा है कि सॉलिड को हम प्रेशर अप्लाई करके सॉलिड पे उसकी शेप या उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक दिस मार्कर, मैं कितना भी प्रेशर लगाऊं, इसका शेप और इसकी वॉल्यूम जो है वो हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम बोलते हैं सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। अब अगर सोल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड है, जब उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे ऑब्वियसली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
it has no effect it has no effect on solubility of solid in liquid, as solids are incompressible सही है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है कहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर। आओ डिस्कस करते हैं थर्ड एंड लास्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या होगा, देखो हमारे पास इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्रोसेस देखा जाता है कि एक सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया तो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे अप्लाई होता है आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम वाला, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हीट अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे अब वो काम में आने वाला है। तो एक बार आप फिर से देख लो, बताओ सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्यूशन बनता है। बहुत प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बनता है। तो मैं इसको यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सोल्यूट। अब सोल्यूट की जगह मैं लिख रहा हूँ सॉलिड प्लस लिक्विड। क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर ये साइन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है, आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। अब किस प्रोसेस से हम उस पर क्यों बात करने, जैसे सपोज आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो आप शुगर को क्रिस्टलाइज भी तो कर सकते हो ना। तो बस वही है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अब सॉलिड्स जिनको हम डिसॉल्व करें वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, अगर प्रोसेस यहाँ पे लिक्विड है, प्रोसेस आपका हुआ एंडोथर्मिक। कौन सा, एंडोथर्मिक। ध्यान से समझो इसको, आपने एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। इसका एग्जांपल हो गया, या फिर चलो इसको डिस्कस कर लेते पहले। अगर एंडोथर्मिक है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है NaCl इन वाटर। सही है। वहीं अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, किस में डिसॉल्व करें, लिक्विड में डिसॉल्व करें, और उसका डिसॉल्व होना जो प्रोसेस है उसमें वो कैसा हो जाए, एक्सोथर्मिक। तो आपको तो पता ही होगा क्या होने वाला है, सॉलिड इन लिक्विड। हमने डिसॉल्व किया, सोल्यूशन बना, और उसमें हमने देखा कि प्रोसेस कैसा है। तो प्रोसेस हमारा वहाँ पे मान लो है एक्सोथर्मिक। कैसा है, एक्सोथर्मिक। बताओ क्या होगा वहाँ पे, हाँ वेरी गुड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल विच वी कैन टेक इज लिथियम सल्फेट Li2SO4। सही है। अब थर्ड टाइप, अब कहोगे सर इसमें कहाँ टाइप, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। हाँ सही है। मैं थर्ड सॉल्ट की बात करने जा रहा हूँ। कुछ स्पेशल सॉल्ट होते हैं,
है ना। हाइड्रेटेड सॉल्ट, जहाँ पे आपने देखा होगा डॉट इतने H2O, लाइक Na2CO3.10H2O, है ना, .2H2O, CSO4.2H2O, तो इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बुलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर राइज करने पे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एक बार जब सारे क्रिस्टलाइज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो ख़त्म हो गए, देन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्ट है, फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट, फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लाइक ग्लोबल सॉल्ट है Na2CO3.10H2O, ठीक। ऐसे Na2SO4.5H2O होता है, बहुत सारे होते हैं। .H2O अगर क्या है, मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना, सॉल्युबिलिटी फर्स्ट increases with temperature and then decreases, क्या लिखा है, solubility first increases with increase in temperature या with temperature and then decreases। इसका मतलब क्या हुआ, पहले अब ट्रांसलेट नहीं करने जा रहे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देख रहे हो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं इसको। क्या बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब तक ये ख़त्म नहीं होता, जब तक ये सारा का सारा डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में, तब तक तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक बार ये सारे के सारे ख़त्म हो गए वाटर मॉलिक्यूल, देन डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बस सॉलिड इन लिक्विड में इतने ही फैक्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखने हैं। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज गैस इन लिक्विड। फटाफट से इसका एग्जांपल बताओ, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है इसका, जो आजकल धड़ाधड़ पी रहे हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अच्छा, कुछ लोग वो सोचने लगे कि सर को कैसे पता चला। अरे बेटा, हमको सब पता है, कभी कभी तो लगता है कि अपुनिच भगवान है। एग्जाम्पल इसका क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है, CO2 डिजॉल्व रहता है एट हाई प्रेशर, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। तो इसमें भी वही हेडिंग आप डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसमें फर्स्ट वही नेचर ऑफ गैस। अब इसमें आप लोग लिखो, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम कर रहा है मेरा। लिखो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, लिखो। लिखो नेचर ऑफ द गैस, इसमें लिखो मोर इजली गैस कैन बी लिक्विफाइड, मोर इट्स सॉल्युबिलिटी। मोर इजली अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, मोर इजली या मोर इजली अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, मोर इट्स सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल CO2। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसी में नेचर ऑफ गैस के अंडर ही है। नेक्स्ट लाइन, गैसेस which react with water are highly soluble। So first of all CO2, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है,
कम होगा तो डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब ये ईजिली लिक्विफिएबल है। क्या है ये? ईजिली लिक्विफिएबल है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर हम कुछ बात करें गैसेस की, लाइक HCl, ये वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, H3O प्लस Cl-, लाइक NH3 प्लस H2O गिव्स NH4OH। तो इसमें दो कैटेगरी के नेचर हमको डिस्कस करने हैं। एक वो गैस जो ईजिली लिक्विफिएबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और दूसरे वो गैस जो रिएक्ट कर जाते हैं, उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट लाइन से आपने क्या लिखा था, गैसेस विच रिएक्ट विद वाटर आर हाईली सॉल्युबल, फॉर एग्जाम्पल HCl एंड NH3, फॉर एग्जाम्पल HCl एंड NH3। सेकेंड है आपका टेम्परेचर, इसमें लिखना स्टार्ट करें आप लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस decreases with solubility of gases decreases with increase in temperature, because the process is exothermic, ब्रैकेट में लिख देना इन जनरल, ब्रैकेट में क्या लिख देना, इन जनरल। आओ इसका मतलब समझते हैं। एक गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, प्रोसेस कैसा होगा, वहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। वापस यहाँ पे आओ, ये रहा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये सब जगह पे सही है। प्रोसेस ये किसने बताया था, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वहाँ से हमको समझ में आया था। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आगे समझ में। चलो थर्ड और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। थर्ड है आपका प्रेशर। हेडिंग डाल दो, प्रेशर। थर्ड पॉइंट है, फैक्टर है, हम बोल सकते हैं प्रेशर। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर। आप खुद सोचो, एक आपके पास ऐसे सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ओपन नहीं है। यहाँ ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ तक मान लो लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। ऊपर गैस है। क्या है, गैस है। सोचो और बताओ। बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें बाद में, अब तो यहाँ से पहले सोच के बताओ। अगर हम पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो जो गैस पार्टिकल है वो वाटर में या सॉल्वेंट में, लिक्विड है, उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगी कि नहीं होगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ से पुश करो, ये गैस इससे रिएक्ट करेगा, उसके जब कांटेक्ट में आएगा तभी तो उसमें मिक्स होगा। बस यहाँ से तुमको सीधा सीधा दिख गया कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीजेस। तो आप यहाँ पे पहले पॉइंट लिखो, मैं बहुत लिखाऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा टॉप लिखना नहीं है, हम लोगों को समझना है बस। लिखो इसमें लिखो एट कांस्टेंट इसमें आप पहले लिख लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। पहले लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर। अब इसी का एक सब पार्ट है, मतलब जो सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को उस पे जो फैक्टर है प्रेशर का, उसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसको हम लोग स्टडी करते हैं बाय द नेम ऑफ हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ बहुत ही सिंपल है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा वही लिखा उन्होंने, बस यहाँ पे उसने कुछ मॉडिफिकेशन किए। उसने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर mass of gas dissolved in liquid is directly proportional to its partial pressure. So this is your statement for हेनरीज लॉ। क्या बोल रहा है, आओ इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। उसने बोला मास डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब मास डिजॉल्व उसी को तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्लेस करेंगे या मास को रिप्लेस करेंगे बाय कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन। सो वी गेट P is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। व्हाट इज KH? दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक। P क्या है? पार्शियल प्रेशर, चाई या एक्स बोलो, मैं तो इसको एक्स ही बोलता हूँ। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब खुद देखो, अब अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन टर्म तो हम लोग एक्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो एक्स क्या आ जाएगा? KH। सो यहाँ पे अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी या ऐसे लिख दो, हायर द वैल्यू ऑफ KH lesser the solubility of gas, lesser the solubility of gas. Second point, the value of KH increases with temperature। सही है। KH की वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। तो यही रीज़न होता है, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे, वैसे फैकल्टी आपके जहाँ पे आप पढ़ते हो पूछ सकता है कि जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो वार्म वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल है या कोल्ड वाटर में? तो आंसर क्या रहेगा? कोल्ड वाटर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। सही है। अब एक्वेटिक लाइफ के लिए भी, ब्रीदिंग सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा होगी। अब इसका कुछ लोग आंसर करेंगे कि सर अगर वाटर हॉट होगा तो उसमें उबल नहीं जाएंगी मछलियाँ। अरे भाई मेरे, इतना भी हॉट नहीं है कि वो उबलने लगे। ठीक, हॉट और कोल्ड वाटर को कंपेयर किया गया, इतना नहीं होना चाहिए हॉट कि पानी ही इवेपरेट हो जाए सारा का सारा। ठीक, मतलब बोल सकते हो उसे, जो आजकल जितना हॉट रहता है वाटर।
उसको कंपेयर किया गया है। उबालना नहीं, उसको बॉयल नहीं कर देना एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब तो कंपेयर क्या करना, ख़त्म ही हो जाएगी जो एक्वेटिक लाइफ होता है। चलो, तो इतना आपने कॉपी कर लिया। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कौन कौन सा, आप लोग पहले एक बार ट्राई करो तभी मजा आएगा। क्वेश्चन सॉरी ये तो 10th का है। पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी बुक, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी। मौजा आ जाएगा, मौजा। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम गुम, हम दीवाने हम मस्ताने। हाँ भाई, पेज नंबर 42 पे है 2.4 और 43 पे, पेज नंबर 42 43 पे। तो 42 पे एग्जाम्पल है 2.4 और 43 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6 2.7। ये आप लोग ट्राई करो एक बार, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। अब पीछे तो बिल्कुल नहीं हटना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, चलना है तो चलना ही है। चलिए, बस सपोर्ट करते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए, सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है।